हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम की हिस्ट्री और सेकंड सेमेस्टर के लिए हिस्ट्री कर रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया है 300 से लेके 1200 तक। इसमें हम तीसरी यूनिट का चैप्टर जो हमारा सेकंड है यानी कि प्रारंभिक मध्यकाल की ओर, इसमें वर्धन, पल्लव और चालुक्य, इन तीनों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार आप सिलेबस देख लीजिए। आपकी तीसरी यूनिट में 2 चैप्टर दे रखे हैं। चैप्टर 1 तो हमने करा दिया है, आज हम चैप्टर 2 करेंगे। ठीक है, इसके बाद अपनी 3 वीडियो रह जाएगी जिसमें यूनिट 4, 5, 6 ये भी आपकी आ जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, एकलव्य स्नातक 1 के नाम से है। यहाँ पे आपको ये जो लेक्चर आप देख रहे हो इसकी PDF आपको दे दी जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पे हम वर्धन की। तो देखिए क्या था कि जैसे ही 6ठी सदी का समय आता है तो इस समय में गुप्त शासन जो था इसका धीरे धीरे पतन होने लग जाता है। यानी कि गुप्त काल आप ये मान लीजिए धीरे धीरे कमजोर हो रहा था, टूट रहा था, खत्म हो रहा था। इसका अंत होते ही छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आ जाते हैं। इन्हीं में से एक था थानेश्वर, जो कि वर्तमान में हरियाणा में है। ठीक है, थानेश्वर में पुष्यभूति जो थे इनका उदय हो रहा था, और कन्नौज जो कि यूपी में है, तो कन्नौज में जो मौखरी शासक थे इनका शासन था। तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं था, ये छोटा ही इनका क्षेत्र होता था। ठीक है, पुष्यभूति राजा जो थे इन्होंने क्या करा, अपने नाम के बाद में वर्धन जोड़ते थे। यानी इनका जो भी नाम होता था उसके एंड में ये वर्धन लगा लेते थे। ठीक है, जैसे आपका हर्षवर्धन हो गया तो उनका नाम क्या था, हर्ष था। हर्ष अपने नाम के पीछे वर्धन लगा लेते थे तो इसलिए उनका नाम हर्षवर्धन हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से था, और यही कारण है कि वर्धन वंश के नाम से इनको जाना जाता है। वर्धन परिवार की राजकुमारी थी राज्यश्री, नाम याद रखना इनकी। ये हर्ष की बहन हुआ करती थी। ठीक है, राज्यश्री। इसका जो विवाह था वो मोखरी राजा के साथ हुआ था। बाद में क्या होता है, मोखरी राजा जो थे उनकी मृत्यु हो जाती है। अब उनकी मृत्यु हो जाने के बाद जो हर्ष था वो ही मतलब एक तरह से दोनों जगह का शासक हो जाता है। तो मोखरी शासक की मृत्यु के बाद राज्यश्री का जो भाई था हर्षवर्धन, उसने कन्नौज का और थानेश्वर का दोनों जगह का वास्तविक शासक यही बन जाता है। उसकी बहन जो थी वो नियमित रूप से भाई के साथ यानी हर्ष के साथ बगल में सम्मानित आसन ग्रहण करती थी। ठीक है, और राज्यश्री जो थी वो राजकाज के जो भी काम होते थे उसमें विचार विमर्श किया करती थी, विचार विमर्श में भाग लेती थी। हर्षवर्धन ने उत्तर भारत में क्या करा, विजय अभियान छेड़ दिया और कई सारे क्षेत्रों को जीत लिया। जब बहुत सारे क्षेत्रों को इन्होंने जीता तो इनका जो साम्राज्य था वो बड़ा होने लगा धीरे धीरे। ठीक है, साम्राज्य को इन्होंने बढ़ाया, लेकिन ये जो साम्राज्य था ये ज़्यादा लंबे समय तक चला नहीं, क्योंकि जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो इनकी मृत्यु के बाद इनका जो साम्राज्य जो इन्होंने बनाया था वो कमज़ोर होने लग जाता है, वो टूटने लग जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से वर्धनों का जो शासन काल था वो बहुत ज़्यादा, मतलब आप इसे छोटा काल मानिए। अगर आप पल्लव से और चालुक्यों से देखोगे तो उनके मुकाबले में इनका शासनकाल काफ़ी कम समय का था, छोटा सा था। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं। उत्तर भारत में जो वर्धन थे इन्होंने शासन चलाया था और इनका शासनकाल छोटा था। मैंने आपको बताया ना, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला। दक्कन की बात करें तो दक्कन में चालुक्यों का शासन था। चालुक्य जो थे ये इनका शासन आप देखो वर्धन से पहले भी था और वर्धन के बाद भी था। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि हर्षवर्धन का जो ये वर्धन साम्राज्य का जो शासन था उससे पहले भी चालुक्य थे और उनके बाद भी थे। यानी कि वर्धन से ज़्यादा समय तक किसने शासन चलाया, ठीक है, आप कहोगे चालुक्यों ने। यानी चालुक्यों का जो शासन था वो वर्धनों से ज़्यादा लंबा चला। लेकिन जो पल्लव थे, जो दक्षिण भारत में पल्लव थे, इन्होंने सबसे ज़्यादा शासन किया। यानी इन्होंने चालुक्यों से और वर्धनों से दोनों से ही ज़्यादा शासन किया लंबे समय तक। तो सबसे, अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए सबसे कम किसने शासन किया कम समय तक, तो आप कहोगे वर्धन ने। उसके बाद इनसे ज़्यादा किसने करा, तो आप यहाँ पे बोलोगे चालुक्य ने। ठीक है, चालुक्य ने। और सबसे ज़्यादा लंबे समय तक शासन किसने करा, तो आप कहोगे पल्लव शासकों ने। ठीक है, आगे चलते हैं। हर्षवर्धन जो थे इन्होंने राज्यों की आय को 4 हिस्सों में बांट दिया था। सरकारी कार्य के हिसाब से, लोक सेवकों का जो वेतन होता है उसके हिसाब से, बौद्धिक उपलब्धियों और पुरस्कार देने के लिए, उपहारों के लिए। तो इन्होंने अपने समय में जो इनकी आय वगैरह होती थी उसको 4 हिस्सों में बांट दिया था। अब बात करेंगे पल्लव की, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तो देखिए पल्लव जो थे ये दक्षिण भारत का शासन था इनका। तो दक्षिण भारत का ये मेन राजवंश था क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक इनका शासन रहा है। तो इस वंश ने 3री सदी से लेकर 6ठी सदी तक लंबा शासन किया। शुरू में वे आज के, अगर इनका शासन देखा जाए तो आप दक्षिण भारत में जब देखोगे नीचे की साइड तो जो तमिलनाडु आपको दिखेगा। ठीक है, जो आज के समय में जो तमिलनाडु है तो उत्तरी तमिलनाडु के शासक थे और राजधानी इनकी थी कांचीपुरम। इन्होंने कांचीपुरम को अपनी राजधानी बनाया था। बाद में क्या करा, इन्होंने एक बड़ी क्षेत्रीय शक्ति बन गए थे। इन्होंने आसपास के जो क्षेत्र थे उस पर अधिकार कर लिया, यानी बड़ा क्षेत्र बना लिया अपना, मतलब साम्राज्य जो था उसको काफ़ी तेज़ी से बढ़ा लिया। और कई छोटे शासक राज्य भी थे इनके क्षेत्र में आते थे।
इन्होंने अपनी विस्तृत क्षेत्र वाले शासन को पांड्यों से, चालुक्यों से, इनका युद्ध चलता था उनसे भी इन्होंने बचा के रखा। यानी पल्लवों ने लंबे समय तक शासन करा और इनका जो शासन का क्षेत्र था वो भी काफी बड़ा था। ठीक है, अब बात करेंगे चालुक्यों की। तो चालुक्य जो है ये दक्कन में आप महाराष्ट्र मान लीजिए, महाराष्ट्र का जो सीमावर्ती एरिया है और जो कर्नाटक का जो ऊपर का हिस्सा यानी उत्तरी हिस्सा था, यहाँ के ये शासक होते थे। जल्दी ये भी एक विस्तृत साम्राज्य के अधिपति हो गए, यानी बड़े से साम्राज्य के राजा हो गए थे ये। इन्होंने क्या करा, जो वातापी है, वातापी क्षेत्र को अपनी राजधानी बना लिया था। राष्ट्रकूटों के बाद बादामी के चालुक्यों को पदच्युत कर दिया गया। इसका मतलब क्या है, राष्ट्रकूटों के बाद बादामी के जो चालुक्य थे, चालुक्य जो थे, इनको पदच्युत कर दिया। पदच्युत का मतलब होता है अपने पद से हटा देना, यानी कि जो उनकी पोस्ट होती है, या आप इसे बर्खास्त करना समझ सकते हो, या सत्ता से उखाड़ फेंकना आप ऐसे कह सकते हो, कई सारे वर्ड होते हैं। तो इन्होंने ये किया। उनकी एक छोटी सी शाखा जो कि 631 से लगभग आप ये मान लो लगभग 5 सदियों तक इसने आंध्र वाला जो क्षेत्र है, डेल्टा वाला क्षेत्र जो था, ज़्यादा बड़ा क्षेत्र नहीं था, यहाँ पे इन्होंने शासन किया था आंध्र में। इनकी एक शाखा ने, और भी इनकी कई सारी शाखाएं थी, तो ये भी याद रखना है। अब बात करेंगे भाषाई विकास की। ठीक है, भाषाई विकास को करने से पहले थोड़ा सा आप समझ लीजिए। देखिए, आज के समय में जो हम बोलते हैं वो हमारी हिंदी भाषा है। ये क्या है, ये आधुनिक हिंदी है। आज के समय में जो आप मैं बोल रहा हूँ, जो आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको आधुनिक हिंदी कहा जाता है। लेकिन क्या ये हिंदी आज से 3-4 हज़ार साल पहले भी ऐसे थी? नहीं। तो पहले क्या होता था, देखो भाषा का विकास समझ के, पहले होता था वैदिक संस्कृत। ठीक है, पहले कौन सी भाषा थी, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो है, इसमें जो वेद वगैरह लिखे गए हैं वो इसी भाषा में लिखे गए हैं। और आज जो आप संस्कृत पढ़ते हैं वो संस्कृत और ये वैदिक संस्कृत अलग है, यानी ये ज़्यादा टफ होती थी। ठीक है, बाद में वैदिक संस्कृत में कुछ परिवर्तन किए गए और इसको और आसान बनाया गया। तो पाणिनि ने क्या करा, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा और व्याकरण वगैरह बनाया संस्कृत का, तो उसके बाद कुछ चेंज हो गया। वैदिक संस्कृत के बाद जो इन्होंने संस्कृत को आसान बनाया थोड़ा, इसे कहा जाता है लौकिक संस्कृत। जो हमारे बाद के धर्म ग्रंथ जो है, वेदों के बाद के धर्म ग्रंथ, चाहे रामायण महाभारत आप जो भी पढ़ते हैं, वो सब इसी संस्कृत में होते थे। ठीक है, वैदिक संस्कृत पहले, फिर लौकिक संस्कृत, इसके बाद आता है आपका पाली भाषा। आपने पाली पढ़ा होगा। पाली के बाद क्या होती है, प्राकृत। ठीक है, पाली से प्राकृत बन गया और प्राकृत से अपभ्रंश बन गया, और अपभ्रंश से हमारी ये हिंदी बनी है, अपभ्रंश से ही मराठी बनी है, अपभ्रंश से ही जो बाकी भाषाएं हैं वो बनी है। तो इस तरीके से भाषा का विकास हुआ है। सबसे पहले क्या था, वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इसको अवहट भी कहा जाता है कई जगह। ठीक है, उसके बाद हमारी जो भाषाएं आज के समय में बोल रहे हैं, जिसको आधुनिक बोलते हैं, ये था। तो ये आपको समझ में आया। तो इस चैप्टर में जो भाषा के बारे में बात है, यहाँ पे आपको वैदिक संस्कृत के बारे में नहीं मिलेगा, लौकिक संस्कृत के बारे में नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा प्राकृत भाषा और इसके बाद के समय के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब समझिए, आपको अगर वो जो मैंने समझाया लैंग्वेज का पूरा, अगर आपको वो समझ में आया तो आप थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। आरंभिक मध्यकाल अनेक भाषाओं के विकास का काल माना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें लगभग 600 ईस्वी के मध्य, तो भारतीय आर्य भाषाओं का तीसरा चरण जो था, प्राकृत भाषाओं का उद्भव और विकास हुआ था। अब प्राकृत कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तीसरा चरण इसको मानिए आप, क्योंकि ये एक चरण हो गया, ये दूसरा चरण हो गया, इस तरीके से ये आगे का तीसरा चरण हो जाता है। तो प्राकृत भाषा की बात चल रही है, यहाँ पे इसके उद्भव और विकास शुरू हुआ था। प्राकृत भाषा में बात करें तो इस समय में कौन सी भाषाएं थी, देखिए यही भाषाएं रहती हैं, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर पाली, इसमें भी आपको वैदिक संस्कृत दिखेगी। तो इसी तरीके से इसमें प्राकृत भाषा में भी आपको जो पुरानी आर्य भाषाएं होती थी, जो वैदिक संस्कृत वगैरह होती थी, वो इसमें शामिल होती थी। ठीक है, फिर मध्य भारतीय आर्य भाषाओं की बात करें तो इसका तीसरा चरण जो था, उसको जो भाषाविद है उन्होंने अपभ्रंश का नाम दिया। ठीक है, अपभ्रंश, यानी प्राकृत के बाद क्या आया, अपभ्रंश आया। अपभ्रंश का मतलब है बिगड़ा हुआ रूप, यानी जो लैंग्वेज थी उसका रूप और ज्यादा बिगड़ गया था, और इसी से हिंदी और मराठी बनी। यानी अपभ्रंश जो मैं आपको बता रहा था, अपभ्रंश से ही फिर हमारी आधुनिक हिंदी बनी है, इसी से मराठी वगैरह ये जो लैंग्वेज है ये बनी है। और ये नई भाषाएं हैं, ये जो हिंदी हो गई, मराठी, ये नई भाषाएं हैं, इसको आधुनिक भाषा इसीलिए कहते हैं। ठीक है, संस्कृत की बात अगर हम करें तो संस्कृत देखिए क्या, संस्कृत जो है प्राचीन भाषा है, पुराने समय से है। तो संस्कृत जो थी वो साहित्य और धर्म की भाषा होती थी, क्योंकि आपको जितने भी धार्मिक ग्रंथ मिलेंगे प्राचीन, सारे संस्कृत भाषा में मिलेंगे। ठीक है, चाहे वो वेद मिलेंगे आपको वैदिक संस्कृत में, उसके बाद के जो ग्रंथ मिलते हैं वो लौकिक संस्कृत में मिलते हैं, लेकिन भाषा तो संस्कृत ही रहती है। यानी संस्कृत जो है वो साहित्य की भी भाषा थी और धर्म की भी भाषा थी। और राज्य की जो कार्यालय, यानी जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, वो भी भाषा संस्कृत हुआ करती थी।
प्रारंभिक मध्यकाल में जैन, जो जैन धर्म के थे, ये भी संस्कृत के पक्ष में थे। इन्होंने अपनी ये अर्धमागधी जो प्राकृत भाषा होती थी उसमें लिखा करते थे, ठीक है, प्राकृत में, लेकिन उन्हें इस भाषा को छोड़कर संस्कृत के पक्ष में थे, इसका ये त्याग करने लगे थे, ठीक है। फिर बात करें संस्कृत की, आगे और बात करते हैं तो साहित्यिक भाषा के रूप में हम देखें तो फिर बाद में कन्नड़ भाषा, तेलुगु भाषा, ठीक है, दक्षिण भारत के अगर साइड जाते हैं, आप दक्षिण भारत की साइड आते हो तो यहाँ पे आपको फिर तेलुगु, कन्नड़, तमिल वगैरह यही देखने को मिलती है। तो साहित्यिक भाषा के रूप में कन्नड़ और तेलुगु के आधार पे तमिल का लगातार विकास हो रहा था, ठीक है। तो दक्षिण भारत में देखें कौन कौन सी भाषा का विकास हो रहा था, कन्नड़ का, तेलुगु का, तमिल का। तमिल के विकास को भक्ति आंदोलन से ज़्यादा बढ़ावा मिला था, क्योंकि आपको पता है जो अलवार और जो नैनार संत थे दक्षिण भारत के, ये संत क्या करते थे, ये इधर उधर घूमते थे, अपने इष्ट की स्तुति में गीत गाते थे, गीत रचा करते थे, तो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे, तमिल भाषा यूज़ करते थे। तो जो भक्ति आंदोलन था उससे तमिल भाषा को और ज़्यादा मतलब प्रोत्साहन मिला। साहित्यिक अगर स्रोतों को देखें तो हमको ये पता लगेगा कि जो राजकीय संरक्षण है और जो शाही सहयोग है वो कन्नड़ को मिल रहा था, यानी कन्नड़ भाषा को राजा भी पसंद कर रहे थे, इसको उन्होंने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज भी बनाया था, कई जगह पे साहित्यिक भाषा बनाया था। तो कन्नड़, तमिल वगैरह जो है दक्षिण भारत में फल फूल रही थी, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे धर्म की, तो धर्म की बात करें तो यहाँ पे वैष्णव और शैव संप्रदाय, ठीक है, ये महत्वपूर्ण थे। शैव संप्रदाय जो था वो वैष्णव से आगे चल रहा था। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पे तमिल भाषा जो थी वो भक्ति आंदोलन का जबरदस्त बोलबाला था। आपको मैंने बता दिया था जो अलवार और नैनार संत थे वो तमिल भाषा का यूज़ किया करते थे, ठीक है। तो ये शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन का केंद्र बन चुका था। नैनार संत और अलवार संत जो थे, इन दोनों ने ही कौन सी भाषा का पक्ष लिया था, तमिल भाषा का, याद रखना है, तमिल भाषा के समर्थक थे। इन्होंने अपने संप्रदाय के प्रसार के लिए कई सारी यात्राएं की थी। जो इनके प्रतिद्वंदी होते थे उनसे वाद विवाद करते थे, ये नृत्य करते थे, गीत गाते थे, और जो गीत रचा करते थे वो तमिल भाषा में रचा करते थे। इन्होंने राजा और जनता को भी अपने पंथ में धर्मांतरित कर लिया, यानी राजा भी इनके पक्ष में आ जाते थे, जनता भी इनको मानने लगी थी। भक्ति भावना ने अन्यायपूर्ण, जो उस समय में क्या था, जाति प्रथा थी, जाति व्यवस्था में छुआछूत और ये समस्या थी। तो जो भक्ति भावना जो थी उसने जाति व्यवस्था के कठोरता को कम किया, क्योंकि भक्ति भावना में इन सब चीज़ों को इग्नोर किया जाने लगा था। बौद्ध धर्म से राजकीय संरक्षण धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। पहले क्या था, एक समय में बौद्ध धर्म को राजाओं का संरक्षण बहुत मिलता था, जो कि इस काल में धीरे धीरे कम होता जा रहा था। मैत्रक राजा जो थे इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। नालंदा जो यूनिवर्सिटी थी, जो बौद्ध शिक्षा का केंद्र होता था, आपको पता है पूरी दुनिया में ये फेमस यूनिवर्सिटी थी, प्राचीन यूनिवर्सिटी है। गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र की बात करें तो जैन धर्म यहाँ पे काफ़ी था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ से भी राजा इसको छोड़ते जा रहे थे, यानी राज के संरक्षण हट रहा था। लेकिन ये फेमस बहुत थी, जैन धर्म फेमस था लोगों के बीच में यहाँ पे गुजरात और राजस्थान में, ठीक है। फिर संक्रमण के इस काल में पश्चिमी तट और सिंध से इस्लाम का आगमन होने लगा, क्योंकि इस्लाम भी सातवीं सदी के आसपास आने शुरू हो गया था। पूर्वी तट और पश्चिमी तट में ईसाई समुदाय जो थे उनका भी फैलाव धीरे धीरे होने लगा था। तो ये कुछ बदलाव हो रहे थे, ठीक है। ये बदलाव धर्म के मामले में है जो आपको देखने हैं। वैष्णव और शैव संप्रदाय तेजी से बढ़ रहे थे। तमिल भाषा का अलवार और नैनार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन में खूब यूज़ किया जा रहा था, तमिल भाषा मेन होती जा रही थी। फिर क्या था, जाति व्यवस्था की कठोरता कम होने लगी थी धीरे धीरे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जो राजकीय संरक्षण था वो धीरे धीरे कम होने लगा था, ठीक है। और इस्लाम का भी आगमन होने लगा था, ईसाइयों का भी फैलाव होने लगा था। तो ये कुछ धार्मिक बदलाव हो रहे थे। अब बात करेंगे कला और स्थापत्य की। स्थापत्य कला की अगर हम बात करें तो इसमें दो इसके मुख्य रूप थे। एक तो था शैल स्थापत्य, यानी इसमें क्या होता था, जो चट्टानें होती थी, जो पहाड़ होते थे, शिला होती थी, उसको काट कर गुफा बना देना, मूर्ति बना देना, मंदिर बना देना, एक तो ये था। और इसके बाद शैल स्थापत्य के बाद आती है संरचनात्मक स्थापत्य। इसमें क्या होता है, ईंट वगैरह से मंदिर बनाए जाते हैं, ठीक है, यानी इसमें पहाड़ को नहीं काटा जाता। तो इसको समझते हैं आगे। शैल निर्मित मंदिर या मठ आमतौर पर पहाड़ी या फिर जो खड़ी हुई चट्टानें होती थी इनको काटकर कृत्रिम गुफाओं जैसा बनाया जाता था, ठीक है, यानी कि एक आर्टिफिशियल गुफा जैसा होता था ये। और ये संरचनात्मक जो स्थापत्य होते हैं उससे बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि ये नेचुरल रूप से जो पहाड़ वगैरह होते थे उसको काट के बनाया जाता था। इन दोनों के कालक्रम का विस्तार आप देखोगे तो अलग अलग समय में आपको दिखेगा। शैल स्थापत्य का आरंभ जो है वो प्राचीन समय से यानी मौर्य काल में ही शुरू हो चुका था, ठीक है। और इसका सर्वाधिक जो सक्रिय रूप है वो आपको 5वीं सदी में दिखेगा। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है अजंता और एलोरा की गुफाएं। आप कभी ना यूट्यूब पे सर्च करना, बहुत ही खूबसूरत है अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं, वहाँ पे आपको पता लग जाएगा। यानी ये प्राचीन समय से ही शुरू हो गया था, मौर्य काल से, और बाद में चलता रहा।
फिर संरचनात्मक मंदिरों के विकास की अगर हम बात करें तो ये जो शैल स्थापत्य है, जब इसका अंत हो जाता है, यानी जब ये वाला सिस्टम खत्म हो जाता है शैलों को काट के बनाने वाला, तब शुरू होता है संरचनात्मक मंदिरों का विकास। इसमें स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? यानी प्रस्तर, यानी पत्थरों से, ईंटों से बनी हुई एक स्वतंत्र रूप से एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। यानी पत्थर और एक खाली ज़मीन थी, वहाँ पे पत्थरों से, ईंटों से इन्होंने क्या करा, एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया और बाद में उसमें चाहे वो जो भी उसको शेप दे दें, इस तरीके से बनाया जाता था। मध्यकालीन मंदिर अनेक विशेषताओं से युक्त एक ढांचे होते थे, उनकी कई विशेषता होती थी। गुप्त काल में गर्भगृह जो होते थे, यानी जो मंदिर में जो छोटा सा हिस्सा होता था, उसकी सपाट छतों पे बाद में शिखर जोड़े गए थे। यानी उनकी छत जो होती थी पहले ऐसी होती थी सपाट, बाद में वहाँ पे फिर इस शेप के शिखर वगैरह जोड़े जाने लगे थे, ठीक है। विज्ञान के क्षेत्र में विकास, इसको देखते हैं। चिकित्सा की बात करते हैं सबसे पहले। तो देखिए, आयुर्विज्ञान की बात करें तो वाघभट्ट जो हैं बहुत बड़े विद्वान थे, और वाघभट्ट नाम के 2 आयुर्विज्ञानी हुए हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। जो पहले थे उन्होंने अष्टांग संग्रह नाम की पुस्तक लिखी थी। दूसरे वाघभट्ट जो थे इन्होंने अष्टांग हृदय संहिता नाम से एक ग्रंथ लिखा था। दोनों ही जो थे वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। नालंदा और विक्रमशिला में जो आयुर्विज्ञान की जो अध्ययन होता है, इन्होंने मनोयोग पूर्वक होता है यहाँ पे, ठीक है, और इनकी जो रचनाएं हैं वहाँ पे मिलती हैं। इसके बाद बात करते हैं गणित और खगोल शास्त्र की। तो विज्ञान के क्षेत्र में ब्रह्मगुप्त जो हैं इस साल के सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। इस साल का मतलब है इस काल, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, यानी इस काल की, जिस काल की हम बात कर रहे हैं, इस समय में ब्रह्मगुप्त जो थे ये सबसे बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ खगोल शास्त्री मान लो आप, इनको गणितज्ञ मान लो, ये थे। इन्होंने गणित में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जो नेगेटिव संख्या होती है, माइनस वाली नकारात्मक संख्या है, इन्होंने उसको मान्यता दी, और दुनिया में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नेगेटिव संख्या को भी मान्यता दी थी। इन्होंने जो नेगेटिव संख्या होती है उसके लिए ऋण यानी माइनस, और जो पॉजिटिव होती है उसके लिए धन यानी कि प्लस का रूप प्रस्तुत किया था, ठीक है। जो नेगेटिव है उसको माइनस से दिखाएंगे और जो पॉजिटिव है उसको प्लस से दिखाएंगे। पाइथागोरस की जो थ्योरम थी, जो थ्योरम आपने पढ़ी होगी, ये इसको प्रमाणित करने की उनकी एक विधि के बारे में 17वीं सदी तक लोग अनजान रहे, उनको पता ही नहीं था। इन्होंने पाइथागोरस के प्रमेय के जो आपकी थ्योरम थी उसको प्रमाणित करने के लिए एक विधि बताई थी, जिसके बारे में लोगों को उस समय में जानकारी नहीं थी, बाद में जाके वो जानकारी लगी थी। आर्यभट्ट के समान ही ब्रह्मगुप्त जो हैं ये भी एक खगोल शास्त्री थे। इन्होंने एक वेधशाला की स्थापित की थी। इसमें इन्होंने सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और ग्रहों के साथ उनका क्या संबंध होता है, तारों के साथ उनका क्या संबंध है, इस पे ये क्या कर रहे थे, कार्य कर रहे थे, इस पे रिसर्च वगैरह करते थे। तो यहाँ पे अपना ये जो चैप्टर है ख़त्म हो जाता है। इस चैप्टर को समराइज तरीके से मेन सारी चीज़ें मैंने आपको कराई है। पेपर में जो क्वेश्चन बनेगा वो इन्हीं में से बनेगा। तो अगर आप वीडियो ध्यान से देख के जा रहे हैं तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।